हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर 12th केमिस्ट्री का सबसे शानदार टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन। ठीक है, आज हम यहाँ पर 12th की केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको दो बात बता दूं कि इस चैनल के ऊपर जो आपको 11th 12th केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको नीट जेईई की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। कैसे? क्योंकि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके नीट जेईई में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन जो हम यहीं पर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स आसानी से बना सकते हो। इसके अलावा जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन, ये एक रसायन विज्ञान की एक शाखा है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से और केमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तथा एक अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा की सहायता से संपन्न करवाया जाता है। ये अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहा मैंने? स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को क्या कहा हमने? रासायनिक ऊर्जा। इस रासायनिक ऊर्जा को तो किस में बदला जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और एक अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा किसकी सहायता से? विद्युत ऊर्जा की सहायता से। यानी कि इसको विद्युत ऊर्जा दी जाएगी, फिर ये रिएक्शन होगी, होने के बाद अपने को कौन से प्रकार की एनर्जी मिलेगी? रासायनिक केमिकल एनर्जी मिलेगी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या है? एक स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा की सहायता से संपन्न करवाकर रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उस शाखा का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर देखो दो शब्द आपके पास, स्वतः प्रवर्तित और एक होता है अस्वतः प्रवर्तित। ये क्या? स्वतः प्रवर्तित का मतलब है कोई भी कार्य जो अपने आप होता है। ठीक है, और अस्वतः प्रवर्तित का मतलब है कोई भी कार्य जो अपने आप नहीं होता, किसी बाहरी बल की सहायता से करवाया। जैसे कि हम जनरली एग्जाम्पल ले लो अपने डेली लाइफ के, जैसे जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं ना वो अपने आप होते हैं। जैसे आंधी आती है अपने आप आती है, बारिश अपने आप आती है, बाढ़ अपने आप होती है, यानी कि उनको लाने के लिए अपने किसी बाहरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे प्रोसेस है? स्वतः। ऐसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया जो अपने आप होती है वो क्या होगी? स्वतः प्रवर्तित। और जैसे कि आपको ऊपर से पानी नीचे लेकर आना है, अपने आप आता है, कैसा प्रोसेस है? स्वतः। और अगर नीचे से पानी ऊपर लेकर जाना हो आपको तो उसके लिए किसी बाहरी बल की जरूरत पड़ेगी, या तो नीचे से पानी खींचना पड़ेगा या फिर मोटर लगानी पड़ेगी। तो वो कैसा प्रोसेस है?
स्वतः प्रवर्तित। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, एक ब्रांच है, और वो कैसी ब्रांच है जिसमें स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाए, और अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा की सहायता से संपन्न करवाकर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये अध्ययन करते हैं, उस शाखा का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर देखो दो प्रकार की ऊर्जा का इंटर कन्वर्जन हो रहा है। एक तो रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। एक विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? रासायनिक ऊर्जा में। ये जो कार्य है वो एक डिवाइस के माध्यम से किया जाता है, और जिस डिवाइस के माध्यम से किया जाता है उस डिवाइस का नाम क्या है? सेल। ठीक है, यानी कि ये दोनों प्रकार की ऊर्जा का अंतर परिवर्तन जिस डिवाइस के माध्यम से, जिस युक्ति के माध्यम से होता है, उस युक्ति का नाम ही क्या है? सेल। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल के बारे में, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। मेन चीज अपने यहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक, कहाँ से? सेल से। अब पढ़ेंगे हम सेल क्या होता है, इसमें किस प्रकार से ये दोनों प्रकार की ऊर्जा एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती हैं, और कैसे जो है ये सेल की जो है मैकेनिज्म कैसी होती है, यानी कैसे वर्क करता है ये सेल, ये सारी स्टडी हम करेंगे। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल दो प्रकार की ऊर्जा का अंतर परिवर्तन करता है। एक ऐसी डिवाइस है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से हम कितने सेल प्रकार के सेल की बात करेंगे? हम 3 प्रकार के सेल की बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल और ईंधन सेल। ठीक है, सेल के प्रकार। कौन कौन से सेल हैं? सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा आपका विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थर्ड है आपका ईंधन सेल। फ्यूल सेल। ठीक है, तो 3 प्रकार के सेल की बात करेंगे। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कितने प्रकार के सेल के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? 3 प्रकार के। विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल। ठीक है, तो 3 प्रकार के सेल की बात करेंगे। और सबसे पहले हम कौन से सेल की बात करेंगे? यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले आप। कर लिया नोट? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस सेल के बारे में 3-4 बातें खास हैं, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी वैद्युत रासायनिक सेल, नाम से स्पष्ट है कि कौन से प्रकार की एनर्जी को बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल कौन सा होता है, वैद्युत रासायनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे डिफाइन करोगे कि वह युक्ति जिसके सहायता से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में, वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी सबसे पहला काम तो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा। दूसरा पॉइंट, इस सेल के बारे में जो है सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक तो था ल्यूगी गैल्वेनी 1780 में और एक था वोल्टा 1800 के अंदर। इन दोनों ने सबसे पहले इस सेल के बारे में स्टडी की थी और इन दोनों साइंटिस्टों के नाम पर ही इस सेल को एक नया नाम और दिया गया, गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टेइक सेल। क्या काम है, 2 साइंटिस्ट थे, ल्यूगी गैल्वेनी 70 और एक था आपका वोल्टा 1800। इन दोनों के नाम के आधार पर इस सेल को जो नया नाम दिया गया था वो क्या था, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल को किस नाम से और जानते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है। तीसरी बात, इस सेल के अंदर देखो, थोड़ी देर पहले जब अपन ने वैद्युत रसायन की परिभाषा पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी कि जो स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी जो अभिक्रिया अपने आप होती है, उससे एक प्रकार की ऊर्जा जनरेट होती है। कौन सी, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। यहाँ पर भी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा अपने पास पहले से उपस्थित है और वो कहाँ से आई कि कोई होने वाली अभिक्रिया क्या थी, स्वतः प्रवर्तित थी। यानी कि इस सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित, स्वतः प्रवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया। स्वतः प्रवर्तित को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। चौथी बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है तो उस अभिक्रिया के लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, वो हमेशा कैसा आता है, ऋणात्मक आता है। गिब्स फ्री एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम, डेल्टा जी से। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, इसको डिनोट करते हैं अपन डेल्टा जी से। इसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है। तो इस सेल के बारे में क्या क्या खास बात पढ़ी हमने। जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। दूसरी कि इस सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने अध्ययन किया था, 2 साइंटिस्ट थे, ल्यूगी गैल्वेनी 1780 में, वोल्टा 1800 में। इनके नाम के आधार पर इस सेल को एक नया नाम और दिया गया, गैल्वेनिक सेल अथवा वोल्टीय सेल। तीसरा पॉइंट कि इस सेल में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्वतः प्रवर्तित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा पहले से उपस्थित है अपने पास, और वो कहाँ से आई, किसी अगर अभिक्रिया अपने पास स्वतः प्रवर्तित है तभी ये ऊर्जा अपने पास उपस्थित हो सकती है। ठीक है। और चौथी बात, अगर किसी भी सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया यदि स्वतः प्रवर्तित हो तो उसके लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी है वो हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं
उस कार्य को करने के दौरान जो ऊर्जा खर्च होती है अपने पास, ठीक है, जो ऊर्जा अपने पास खर्च होती है उस ऊर्जा का माप ही क्या कहलाता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, इस सेल का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल 2 सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, डैनियल सेल और दूसरा होता है इसका शुष्क सेल, शुष्क सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल क्या अपने पास, डैनियल सेल अथवा शुष्क सेल, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे हम, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम किसकी स्टडी करेंगे, यहाँ पर डैनियल सेल के बारे में। ठीक है, डैनियल सेल, देखो हम डैनियल सेल के बारे में पढ़े, उससे पहले हम एक बात बता दूं तुम्हें कि सेल चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करो यानी वैद्युत रासायनिक की करो, वैद्युत अपघटनी करो, या वोल्टेज सेल, या जो ईंधन सेल है, कोई सा भी सेल हो, उस सेल की खास बात क्या होती है, यानी जो मुख्य बात होती है किसी भी सेल के लिए, वो क्या होती है कि हर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है आपका पॉजिटिव धनात्मक, और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है आपका नेगेटिव। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको तो हम कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, जो एनोड होगा उस एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो कैथोड होता है उस कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगा, अपचय यानी रिडक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, 2 इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा। जो एनोड है उस पर हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड है उस पर क्या होगा, हमेशा अपचयन। ये बात दिमाग में रखना, चाहे कोई से भी सेल की बात करो। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, उस सेल में एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है। वो क्या है कि उसमें भी इलेक्ट्रोड तो 2 ही होंगे। विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड 2 ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। बस फर्क इतना है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो तो होता है आपका कैथोड। क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो होंगे, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा आपका नेगेटिव। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर कैथोड होता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या होता है आपका एनोड होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, अपचयन, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि 2 इलेक्ट्रोड हर सेल में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होगा
नेगेटिव कैथोड होगा, कैथोड पे हमेशा अपचयन होगा और एनोड पे हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। इसमें भी देखो विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला कैथोड है, नेगेटिव वाला एनोड, एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन। कहने का मतलब ये है यदि कोई सा भी सेल हो, इलेक्ट्रोड हमेशा कितने होंगे, दो, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, सब में कॉमन रहेंगे। दूसरी चीज कॉमन क्या होगी कि एनोड जो होगा उस पे हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड जो होगा उस पे हमेशा क्या रहेगा, अपचयन। ये है कि वैद्युत रासायनिक सेल में जो इनका साइन है इलेक्ट्रोडों का वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगी, उस ट्रिक के थ्रू आप ये याद रख लेना, बाकी सब सेल के लिए यही रूल लगेगा। ठीक है, यही बात याद रखनी है, केवल वैद्युत रासायनिक सेल की बात आए तब ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है और एनोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी हम जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे डेनियल सेल, इसकी वैद्युत रासायनिक सेल में डेनियल सेल की मैकेनिज्म, तब आपको बताऊंगी, जो डायग्राम बनाएंगे कि पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, कैसे याद रखोगे उसको। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो आप। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। ठीक है, और हाँ भाई, मैं आगे ही बढ़ती जा रही हूँ, समझ में भी आ रहा है सबके, आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो बीच में बता देना आप मुझे कि ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, हाँ तो भाई डेनियल सेल की बात कर रहे थे, इस सेल को पढ़े तो उससे पहले मैं इसकी जो है इसका डायग्राम बना देती हूँ कि क्या होता है इस डेनियल सेल के अंदर। देखो, एक पात्र लेते हैं, उस पात्र के अंदर जिंक की छड़ डाल देते हैं। ये खाली पात्र लिया हमने, उस पात्र में हमने एक रोड डाल दी। ये रोड किसकी थी, जिंक की। ठीक है, जिस पात्र में हमने जिंक की रोड डाली उस पात्र के अंदर हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन भर दिया, वैद्युत अपघट्य भर दिया, और वो किसका था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और पात्र ले लिया और उस पात्र में हमने जिंक की जगह कॉपर की छड़ डाल दी। किसकी छड़ डाल दी, कॉपर। किसकी छड़ है ये, कॉपर की छड़। इस पात्र के अंदर हमने जो सॉल्यूशन भरा, जो वैद्युत अपघट्य भरा, वो किसका भरा, कॉपर सल्फेट का भरा। ठीक है, एक पात्र लिया, उसमें हमने जिंक की छड़ डाली, उस पात्र के अंदर हमने जिंक सल्फेट का विलयन डाल दिया, भर दिया। दूसरा पात्र लिया, उसमें हमने कॉपर की छड़ डाली और उस पात्र के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों पात्रों को एक उल्टे यू आकार की नली से जोड़ दिया। एक उल्टे यू आकार की नली से जोड़ दिया। ये इस उल्टे यू आकार की नली जो है, इसको नाम दिया गया क्या, लवण सेतु। लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। ठीक है, साल्ट ब्रिज। ठीक, इस उल्टे यू आकार की नली के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य। निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य प्लस अगार अगार जैव। ठीक है, यानी कि इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट प्लस
अगार जेल, इसका पेस्ट बन दिया जाता है। यानी कि दोनों पात्रों को हमने उल्टे यू आकार की नली से जोड़ा। इस नली को हमने क्या कहा, लवण सेतु अर्थात साल्ट ब्रिज। इसमें जो सॉल्यूशन भरा जाता है इस यू आकार की नली में, वो क्या था, निष्क्रिय वैद्युत अपघट्य प्लस अगार अगार जेल, यानी इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट और प्लस अगार अगार जेल। यहाँ पर जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लेते हो उसके रूप में हम जनरली जो लेते हैं वो होता है हमारे पास KCl का सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों लेते हैं हम, इसलिए लेते हैं, एक तो देखो ये जो यू आकार, उल्टे यू आकार की जो नली है, एक तो इस सर्किट को पूरा करेगी, दूसरा क्या करती है कि जैसे यहाँ पर धनायन और ऋणायन की वजह से जो विद्युत उदासीनता है उसको मेंटेन रखने का काम भी कौन करता है, ये साल्ट ब्रिज करता है। तो साल्ट ब्रिज जो है क्या होता है, उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगार अगार जेल का मिक्सचर भरा होता है, पेस्ट रहता है। काम क्या करता है, एक तो इस सेल के परिपथ को पूर्ण करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता को मेंटेन रखता है, बना के रखता है। ठीक है, मैं अलग से लिखवा भी दूंगी तुम्हें साल्ट ब्रिज के बारे में। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम कि जो दो रोड थी अपने पास, कौन सी, जिंक की रोड और कॉपर की रोड, इनको एक वायर के थ्रू जो है वोल्टामीटर से जोड़ देते हैं। किसके थ्रू जोड़ दिया जाता है, वोल्टामीटर से। ये अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी सेल बन गया हमारा। दो इलेक्ट्रोड भी है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अभी तक हमें नहीं पता कौन सा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जो जिंक की रोड होती है, अब आपको बताती हूँ कैसे है ये पॉजिटिव और वो, मतलब कैसे, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ये वाला जो होता है ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव, और ये वाला कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव पे अगर जनरली बात करें किसी भी सेल की, तब ये तो होना चाहिए अपना कैथोड और ये क्या होना चाहिए, एनोड। लेकिन यहाँ पर हम विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं, और वैद्युत रासायनिक सेल में मैंने तुम्हें बताया कि नेगेटिव वाला तो क्या होता है, एनोड, और पॉजिटिव वाला क्या होता है आपका, कैथोड। अब कैसे है देखो, जैसे ही अपना सर्किट कंप्लीट होता है, सेल का परिपथ पूर्ण होता है, तो इसमें क्या होता है कि तो जिंक की रोड है, वहां से जिंक +2 आयन, यानी इस रोड से कौन से आयन, Zn+2 आयन, यहां से Zn+2 आयन जो है विलयन के अंदर आ जाते हैं। जो Zn से Zn+2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होते हैं। ठीक है, यहां से इस तरीके से मूव होने के बाद यहाँ पर, और कहाँ पर चले जाते हैं, ये जो कॉपर की रोड है ना कि यहाँ पर, इस विलयन में कौन से आयन उपस्थित है, इसके अंदर, इसमें क्या प्रेजेंट है, Cu+2 प्लस SO4 -2 आयन। तो यहाँ से Cu+2 आयन इस रोड के ऊपर चले जाते हैं। इस रोड पे जाकर के जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने भेजे थे, उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेता है, Cu+2, और ग्रहण करके इस रोड के ऊपर किसके फॉर्म में जमा हो जाते हैं, ये कॉपर धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया। सबसे पहले क्या होगा कि जिंक की जो रोड है वहां से Zn+2 आयन विलयन में जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पर चले जाते हैं, आपकी कॉपर की रोड के ऊपर। कॉपर सल्फेट वाला जो पात्र था अपना, तो वहां से Cu+2 आयन इस विलयन से निकलकर कहाँ पर चले जाते हैं, कॉपर की रोड पर, और जो इलेक्ट्रॉन जिंक से आए थे उनको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके Cu+2 आयन किस में चेंज हो जाते हैं, कॉपर धातु के रूप में। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये रोड तो पतली होती जाती है, और ये वाली रोड क्या हो जाती है, आपकी मोटी होती जाती है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, कुछ समझ में आया। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने दिए, जिंक की रोड ने लिए, किसने, कॉपर की रोड ने। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन देता है निकालता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या है? अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हमेशा किस पे होता है? एनोड पर। ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर। और अपचयन किस पे होता है? कैथोड पे। तो देखो इधर यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किसका काम करेगा? आपके एनोड का। यहाँ कॉपर की रोड ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन हो रहा है तो यहाँ पर कॉपर की रोड किसका काम करेगी? कैथोड का। इस पे क्या होगा? अपचयन। और इस पे क्या होगा आपका? ऑक्सीकरण। यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, उतार लो इसको, समझ लो। उतार लिया आपने? स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। मुख्य उद्देश्य हमारा, जैसे वीडियो आप देखते हो तो मुख्य उद्देश्य अपना ये रहना चाहिए कि अपने को वो चीज समझ में आनी चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर समझ में आता है, तो रही बात नोट्स की, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को आप रोक करके भी नोट्स बना सकते हो, आराम से रोक रोक के, लेकिन मेन चीज है समझ में आनी चाहिए आपको। इसके अलावा मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो नोट्स की तो चिंता ही नहीं है आपको। मेन चीज है अपनी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझने पे ज्यादा ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे कि इस सेल के अंदर, अभी हमने बताया आपको कि जो जिंक की रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक किस में चेंज होगा? Zn+2 में। Cu+2 किस में चेंज होंगे? कॉपर। यानी दो प्रकार की रिएक्शन होंगी, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और एक अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे इस डेनियल सेल की जो मैकेनिज्म है, वो तो आपने समझ तो ली। अब हम रिएक्शन देखेंगे, इसमें सेल अभिक्रिया कैसे होती है, सेल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। दूसरा, जो सेल रिएक्शन होती है, ठीक है, सेल रिएक्शन होती है, उसको एक आरेख के रूप में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं।